हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 4 के चैप्टर 1 हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसका पहला अध्याय का नाम है भाषा एवं व्याकरण। तो आज हम पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें हम भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे। भाषा, आप सोच रहे होंगे भाषा क्या है? तो आप जो बोलते हैं वही भाषा है। बोलचाल की भाषा में हम सीधे तौर पर कहें तो भाषा वह साधन है जिससे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में भी आप देख रहे हैं कि दो बच्चियां आपस में बातचीत कर रही हैं। यहाँ भी अध्यापक और बच्चों के बीच बातचीत हो रही है। तो अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाने व दूसरों की बात स्वयं समझने के लिए हम कई माध्यमों का प्रयोग करते हैं। इनको समझने के लिए नीचे दिए गए चित्रों को आप ध्यान से देखिए। ये भाषा को एक दूसरे तक पहुंचाने और समझाने का माध्यम है। जैसे यहाँ अध्यापक ने इस ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया है और बच्चे देख रहे हैं, देखकर पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? देखकर पढ़ना। तो लिखित और ये आपस में दो बच्चियां बातचीत कर रही हैं, तो यहाँ लिखने का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर बच्चियां आपस में बातचीत कर रही हैं, इसलिए ये मौखिक भाषा का माध्यम है। तो भाषा के दो माध्यम हो गए, एक हो गया लिखना और पढ़ना, दूसरा है बोलना और सुनना। ये बोल रही है और ये सुन रही है, तो ये हो गया मौखिक भाषा और ये हो गया लिखित भाषा। तो ये दो माध्यम हो गए अपने विचारों को प्रकट करने के और दूसरों के विचार जानने के। उसके बाद रंजना और कविता के नए अध्यापक के कक्षा में पढ़ाकर चले जाने के बाद वे दोनों अपने उनके विषय में बातें करने लगी। तो रंजना कहती है, शर्मा सर ने जिस ढंग से व्याकरण समझाया, मेरी समझ में तो सब कुछ आ गया। तो कविता यह बात सुनकर कहती है, उत्तर देते हुए, हाँ तुम ठीक कह रही हो, उनकी बातें मुझे भी समझ में आ गईं। तो ये दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं, अपनी मन के विचारों को एक दूसरों के सामने प्रकट कर रही हैं। जैसे युवराज के मामा पूना में रहते हैं। युवराज अपनी कक्षा में प्रथम आने की सूचना मामा जी को टेलीफोन से दे रहा है। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि युवराज टेलीफोन पर बातें कर रहा है। मामा जी ने सुनकर युवराज की बात को समझा। तो इस प्रकार ये बोलना और सुनना यानी मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया। उसके बाद पिताजी को समाचार जानने का बहुत शौक है। वे समाचार पत्र को पढ़कर सभी समाचारों से अवगत हो जाते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं और इसमें बहुत से समाचार छपे हुए हैं। तो ये लिखी हुई है और इसको ये पढ़ रहे हैं। तो लिखना और पढ़ना ये हो गया लिखित भाषा का माध्यम। तो इसके द्वारा हम लिखना और पढ़ना भी जान जाते हैं। तो ये एक अलग माध्यम है जिससे हम दूसरों की बातों को पढ़कर समझते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि अपने मन की बातों को या विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट किया जा सकता है, जैसे कहकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर। भाषा की परिभाषा। तो इस प्रकार भाषा की परिभाषा इस तरह से कही जा सकती है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों और विचारों को कहकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। तो अभी तक आपने इन चित्रों और इन बातों के माध्यम से यह समझ लिया होगा कि भाषा के दो माध्यम हो गए, एक कहना और सुनना, दूसरा लिखना और पढ़ना। तो ये इन उदाहरणों के द्वारा हम ये जान गए कि भाषा को हम दो माध्यम के द्वारा जान सकते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्य रूप से तो दो प्रकार होते हैं, परंतु हमने आज एक और प्रकार के बारे में जाना। तो यहाँ देखते हैं
मुख्य रूप से हो गए 3 प्रकार। पहला है लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा और तीसरा जो एक और प्रकार है वो है सांकेतिक भाषा। तो मुख्य रूप से 2 ही भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखित भाषा के बारे में जानेंगे। जब हम लिखकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित रूप से भाषा को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे सीखने के लिए सतत अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो ये आप जान ले बच्चों कि पिछले पृष्ठ में हमने देखा कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखकर बता रहे हैं, तो ये लिखित भाषा का उदाहरण हो गया। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक बच्चा कुछ लिख रहा है, तो ये लिखित भाषा का उदाहरण हो गया। इसके लिए हमें लिखना सीखना होगा और सीखने की कला जब हम सीख जाएंगे, लिखने की कला जब हम सीख जाएंगे तो हम लिखकर अपनी भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहे खोलकर पढ़ सकते हैं। तो ये सुरक्षित रखने का तरीका है। दूसरा है मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसे बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। आप इस चित्र में देख रहे हैं एक बच्चा लाउड स्पीकर लेकर कुछ बोल रहा है या गा रहा है। तो यहाँ जो बात बताई गई है उसके आधार पर आप ये जान लें कि आप सभी बच्चे स्कूल आने से पहले अपने घर में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते होंगे। सबसे पहले बच्चे घर में बोलना सीखते हैं, उनके मुंह से तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती है, फिर घर में उनको बोलना सिखाया जाता है और वे सार्थक शब्दों का उच्चारण प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे वो बोलना सीख जाते हैं। तो लिखित भाषा से पहले मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसे बच्चा सबसे पहले अपने घर में अपने परिवार से सीखता है और बाद में इसका प्रयोग विस्तृत तौर पर करता है। उसके बाद सांकेतिक भाषा यानी इशारों में बात करना। जब हम संकेतों या इशारों से अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। क्योंकि बहुत सी जगहों पर हम बोल नहीं पाते, जैसे चित्र में आप देख रहे हैं ये ट्रैफिक सिग्नल बता रहे हैं। चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक पुलिस है, वो हाथ के इशारों से गाड़ियों को आने जाने के इशारा कर रहे हैं। वो आवागमन की सुविधा के लिए होता है। इतने लोगों को वह चिल्लाकर या बोलकर नहीं कह सकते, इसलिए वे संकेत के द्वारा लोगों को बातें बता रहे हैं। और बहुत सी तख्तियाँ आपने सड़कों पर लगी देखी होंगी, तो वे तख्तियाँ लोगों को संकेत देती हैं कि उनको किस तरह से सड़क पर चलना है और नियमों का पालन करना है। कहीं कहीं पर गूंगे और बहरे लोग भी होते हैं जो बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते, तो वो भी इशारों के द्वारा अपने मन के विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार सांकेतिक भाषा का प्रयोग इन स्थानों पर किया जाता है, जिसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। किंतु व्याकरण में सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं माना जाता है। उसके बाद है लिपि। लिपि भाषा के लिखित रूप को कहते हैं, यानी भाषा को जब लिखने की बारी आती है तब उसके ध्वनि चिन्हों को हम अपने पुस्तिका पर अंकित करते हैं, तो उसे लिपि कहते हैं। यानी ध्वनि को चिन्हित करना, ध्वनि को एक आकृति देना, एक आकार देना। तो उसे वर्ण के रूप में हम आकार देते हैं और फिर उसे लिखते हैं। तो बोली गई बातों को जब लिखते हैं तो लिखने के उस तरीके को हम लिपि कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली व समझी जाती हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं निर्धारित चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। लिपि को भली भांति समझने के लिए आप नीचे की तालिका को ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सी भाषाओं का जिक्र है। उन भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ हैं जो यहाँ दी गई हैं और फिर उन लिपि के आधार पर एक एक वाक्य बनाए गए हैं जो इस प्रकार आप देख रहे हैं। तो इसे आप पढ़कर समझ सकते हैं। जैसे
हिंदी की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, और देवनागरी में लिखा गया यह वाक्य है कि राम बाजार जाता है, वो इस प्रकार लिखा गया है। उसी बात को अंग्रेजी में रोमन लिपि में लिखा गया है, राम गोज टू मार्केट। तो इसको लिखने का तरीका अलग है और इसका वर्ण अक्षर ये अलग है। इस तरह हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। उपर्युक्त तालिका में वाक्य राम बाजार जाता है को अलग अलग भाषाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्हों द्वारा दिखाया गया है। तो ये चिन्ह ही, ये सारे जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। उसके बाद है राष्ट्रभाषा। भाषा के बाद आता है राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का प्रयोग किसी राष्ट्र में अधिक से अधिक लोगों द्वारा किया जाता है, यानी जो बहुत बड़े भूभाग पर बोला जाता है, बहुत सारे लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा बन जाती है, क्योंकि उसे बहुत से ज़्यादा जन समुदाय बोलते और समझते हैं। वह भाषा उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। और उसी भाषा में प्रशासनिक कार्य भी, यानी जितने भी प्रशासन के कार्य होते हैं, सरकारी काम होते हैं, ऑफिस के, दफ्तरों के, वो सारे उसी भाषा में किए जाते हैं, उसे ही मान्यता प्राप्त होती है। इसीलिए यह राजभाषा भी कहलाती है। हमारे देश में यह स्थान हिंदी भाषा को प्राप्त है, क्योंकि हिंदी हमारे देश के बहुत बड़े भूभाग पर बोली जाती है। बहुत से लोग इसे हर प्रांत में बोलते और समझते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसे मान्यता प्राप्त हुई थी। तो ये हो गई हमारी राजभाषा। लेकिन राजभाषा पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा है। इससे हटकर एक और भाषा है, वो है प्रादेशिक भाषा, जो राज्यों में बोली जाती है। भारत एक बहुत विशाल देश है और इसमें विभिन्न तरह के प्रदेश हैं, बहुत से राज्य हैं, और हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषा बोली और समझी जाती है। इसे ही प्रादेशिक भाषा कहते हैं, यानी प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा होती है। आप यहाँ देख रहे हैं इस तालिका में कि बहुत से राज्यों के नाम दिए गए हैं हमारे देश के, और उन राज्यों में बोली जाने वाली ये भाषाएं इस प्रकार हैं, जैसे उड़ीसा में उड़िया, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए आप कितने सारे राज्यों के नाम हैं, और उन राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो आपको हर राज्य की भाषा में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये आपको जानना आवश्यक है। उसके बाद भाषा के बाद आते हैं व्याकरण। आज हम व्याकरण का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, इसलिए व्याकरण क्या चीज़ है इसे जानना अति आवश्यक है। तो हम ये जानेंगे बच्चों कि संसार में भाषाओं को लिखने, पढ़ने व बोलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। आप ये जान लें कि बोलने के लिए तो शायद उतने नियम ना भी हों, परंतु लिखने के लिए बहुत से नियम हैं। उन नियमों का पालन हमें करना पड़ता है, जो हमें किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने व समझने में आसानी प्रदान करते हैं। इन्हीं नियमों को व्याकरण कहा जाता है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसे व्याकरण कहते हैं। प्रायः प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, क्योंकि हर भाषा अपने नियमों के अनुसार चलती है और उनके अपने अपने नियम होते हैं। तो उन नियमों को सुनिश्चित करने वाले काव्य को ही व्याकरण कहा जाता है। यहाँ पर इस पाठ में पढ़ाए गए बातों को विशेष रूप से दिए गए हैं, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। तो इस पाठ को आप 2 से 3 बार पढ़ें और इन विशेष बातों को स्मरण करेंगे, जिनमें बहुत सी जरूरी बातें दी गई हैं, जैसे लिखित व मौखिक भाषा के अतिरिक्त सांकेतिक भाषा का भी हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, परंतु व्याकरण में इसका कोई स्थान नहीं होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ व शास्त्र लिपि के कारण ही आज तक सुरक्षित हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने का ज्ञान कराता है। व्याकरण द्वारा हम शुद्ध वाक्य बनाना सीखते हैं। तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।